हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर अंतिम रेगिस्तान में जीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं आज रेगिस्तान में जीवन कैसा व्यतीत होता है लोगों का। और पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल के रख दूंगी, जिससे आप पिछली वीडियो देख सकते हो। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए चैनल, जिससे आप आगे की वीडियो देख पाओगे। वो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर है। एनसीईआरटी की शुरू से लास्ट तक पढ़ा रही हूँ, और उसके साथ थ्योरी विथ एमसीक्यू दोनों पढ़ाई जा रही है, थ्योरी और एमसीक्यू। इसलिए आप पहले थ्योरी पढ़ते हो, फिर एमसीक्यू, इसके बाद संपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर भी लगवाती हूँ। इसलिए पहले थ्योरी पढ़ाती हूँ, उसके साथ क्वेश्चन आंसर, फिर संपूर्ण वाले। इसलिए पूरी एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़ाऊँगी। अभी कक्षा 6 की और 7 की 6 की हो गई, और 7 का लास्ट में चैप्टर है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो देख के जाना, क्योंकि थोड़ा देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखो, जिससे आपको क्वेश्चन लगाओगे इसके साथ तो सारा समझ आएगा। इसलिए दोस्तों पूरा देखिए, और मैं सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इससे पहले लाइक कर दीजिए। फिर आप पूरा वीडियो चलो देखते हैं। रेगिस्तान में मनुष्य का जीवन कैसा होता है एवं रेगिस्तान में जीवन कैसे व्यतीत होता है, ये सब चलो हम स्टार्ट करते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो अध्याय के बारे में क्या लिखा वो बता रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से है। गर्म रेगिस्तान में सहारा विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। मैंने मानचित्र पढ़ाए हैं आपको, विश्व का सारा मानचित्र पढ़ाया है। और मैंने शॉर्ट वीडियो में ये भी डाला, अफ्रीका कहाँ है, उस पर सहारा कहाँ है, सब कुछ डाल के रखा है। आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर इसी में देख लीजिए। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। अफ्रीका के बड़े उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगा। जो ये है ना सहारा, ये सहारा रेगिस्तान जो कि उत्तरी अफ्रीका है। जैसे दक्षिणी अफ्रीका होता है, उत्तरी भी होता है, तो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े भूभाग पर फैला है सहारा रेगिस्तान। जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, एवं लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जो विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा में फैला हुआ है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। और जबकि सहारा मरुस्थल कितने में फैला हुआ है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचो कितना ज़्यादा है। और फिर सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। जो सहारा रेगिस्तान है 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, जो 11 देश घेरे हुए हैं सहारा रेगिस्तान को। वो देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। इस प्रकार से सहारा रेगिस्तान को 11 देश चारों साइड से घेरे हुए हैं। जो 11 देश, ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि सहारा रेगिस्तान को कितने देश चारों ओर से घेरे हुए, तो 11 देश चारों ओर से घेरे हुए। उनके नाम मैंने बता दिए। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा। क्योंकि रेत का दृश्य इसलिए उभरता होगा क्योंकि रेगिस्तान में रेत पाई जाती है, सबको पता होता है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं। ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। केवल वो रेत से ही नहीं ढका होता है, जबकि वहाँ बजरी के मैदान पाए जाते हैं, नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी होते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती हैं। ये चट्टाने सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे, इसमें बताएंगे किस प्रकार से हमारा सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका, ये रहा अपना अफ्रीका।
अफ्रीका देश, ठीक है। ये अपना भारत तो इतना ही सा है, कम से इतना ही सा है, इतना तो इतने में, इससे ज़्यादा में तो मरुस्थल ही फैला है। हमारे भारत से ज़्यादा तो मरुस्थल ही फैला है अफ्रीका में। ये रहा सहारा मरुस्थल, जो कि पश्चिम से शुरू होता है पूर्व की साइड, इस कर्क रेखा के ऊपर यहाँ पर। ये रहा सहारा मरुस्थल, जो कि कितने देशों से घिरा हुआ? 11। मोरितानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीसिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। इस प्रकार से 11 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और अफ्रीका में कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तीनों रेखाएं, एक ऐसा देश है अफ्रीका जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क, भूमध्य एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं हमारे अफ्रीका से। यानी हमारा देश भारत है, लेकिन अफ्रीका भी एक देश ही है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसलिए इसको अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये सारा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो ये भी पूछा जा सकता कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। दूसरा, कर्क रेखा एवं भूमध्य एवं मकर, ये तीनों रेखाएं कौन से देश से गुजरती हैं? तो अफ्रीका देश से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे कई प्रकार के। और सहारा मरुस्थल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? जो कि 11 राज्यों से घिरा हुआ है। 11 राज्यों से घिरा हुआ है, 11 राज्यों नहीं, 11 देशों से घिरा हुआ है। इसमें लिखा 11 देशों से घिरा हुआ है। अब मुझे देशों समझ नहीं है, अच्छा अफ्रीका लगाना, इसके साइड देश लगे हुए ना, तो 11 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। राज्यों नहीं, देशों से घिरा हुआ है सहारा मरुस्थल है ना, जो 11 देशों से घिरा हुआ है। फिर चलो आगे, जलवायु पढ़ते हैं अब हम। जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है रेगिस्तान में। स्पेशली रेगिस्तान के बारे में पढ़े तो उसी के बारे में समझना आप। जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है रेगिस्तान में, एवं दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है रेगिस्तान में, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनकी ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात में लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तापमान, ठंडी हो जाती हैं रातें, और दिन गर्म हो जाते हैं जब दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल में इस प्रकार से वनस्पति एवं प्राणी जात, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, एक तो होता है कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं, एवं कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। एवं यहाँ पर ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। एक प्रमुख ऊंट है जो सामान को, भार को ढोता है यहाँ से वहाँ। और फिर है लोग, यहाँ ये रहा ऐसा होता है जहाँ पर ये द्वीप पाए जाते हैं, घिरे हरित द्वीप। इस प्रकार से हरित द्वीप भी यहाँ पर पाए जाते हैं सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। और लोग, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। जो पशु होते हैं ना, उनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। और पशुधन तो देख ही लिया, बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े, इस प्रकार से पशुधन होते हैं। और तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कम्बल बनाने के लिए करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाने, कालीन बनाने, कपड़े बनाने एवं कम्बल बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार से
इस प्रकार से धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं यहाँ पर। फिर सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। मिस्र में जो नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करती है। मिस्र में जैसे कि सहारा में मरुद्यान मदद करता है एवं मिस्र में नील घाटी मदद करती है लोगों के निवास करने में। जैसे जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इस प्रकार से। और तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, जैसे कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वहाँ तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। इस प्रकार से हमारे रेगिस्तान में सब कुछ सम्मिलित है। आगे शहरी, यहाँ के लोग जनजाति के लोग शहरी अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर, सॉरी दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ, अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। जो कि सहारा रेगिस्तान के लोग होते हैं ना, यहाँ के मरुस्थलीय इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो यहाँ के चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, वो शहर की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर तेल गैस के कार्यों में नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। तेल गैस के कार्यों में वहाँ के लोग नौकरी भी ढूंढ रहे हैं। चलो आगे, ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख। ठंडा रेगिस्तान किसे बोलते हैं? लद्दाख को। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश, इस प्रकार से। और दूसरा फैक्ट है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है द्रास यानी लद्दाख में स्थित है। द्रास लद्दाख में, जो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में गिना जाता है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जैसे कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम, इसके उत्तर में ऊपर साइड उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। जो कि लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, उनमें से सिंधु नदी प्रमुख नदी है। और एक है कौन? लद्दाख में अनेक हिमानियाँ भी हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ भी हैं, जैसे कि ग्रेगी हिमानी। और लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई है ना, जो कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। जैसे जलवायु, यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। और ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। यहाँ का तापमान ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इतना ठंडा रेगिस्तान है ये। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। एवं अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। जो लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। लद्दाख क्षेत्र में वर्षा,
इस प्रकार से हमारा लद्दाख है। ये लद्दाख का भाग है। लद्दाख भाग जो है ये अभी मैंने बताया ना कारगिल में है इसकी लगभग ऊंचाई 3000। कारगिल में इसकी ऊंचाई है लगभग 3000 एवं काराकोरम में है इसकी लंबाई 8000। कारगिल में हो गई इसकी लंबाई 3000 एवं काराकोरम में इसकी लंबाई है 8000, जो कि काराकोरम का है ऊपर होगा इसके काराकोरम। चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे है इफेक्ट। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका मतलब है हिमभूमि। कोई समझेगा चीन चाइना में बोलते हैं इस प्रकार से खा पा चा, इसको खा पा चान को हिमभूमि कहते हैं लद्दाख में। ग्रीष्म ऋतु में हम पढ़ेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ग्रीष्म ऋतु में सेब, यहाँ पर लद्दाख में ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं एवं लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाते हैं। सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। यहाँ पर बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है यहाँ पर। एवं फैक्ट पढ़ते हैं। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रजाति है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। और दूसरा फैक्ट है हमारा, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। जो क्रिकेट का बल्ला होता है ना, वो सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। आगे अब पढ़ते हैं हम। चलो आगे। लोग, यहाँ के लोग। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस, थिक्से से एवं लमायूर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। एवं यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। एवं लद्दाख की राजधानी लेह होती है। लद्दाख की रानी लेह है। मैं ये सब बता चुकी हूँ आपको, पहली बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा कि लद्दाख की राजधानी कौन सी है। सारे केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है, जो कश्मीर घाटी से ही जोड़ता है। थिक्से मठ इस प्रकार से है। ये रहा थिक्से मठ जो प्रसिद्ध है लद्दाख में, थिक्से मठ। आगे पढ़ते हैं हम। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुन गलाचाला एवं टंगलंग ला। इस प्रकार के नाम हैं दोस्तों। आपको याद नहीं हो, आप बोर हो रहे हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ा रही हूँ। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगलाचाला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। इस बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तब खुलते हैं। तब कौन सा? ये है बारालाचाला, ये वाला दर्रा। फिर गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं।
ये पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिला इस प्रकार से होती हैं। फिर अब हमारा चैप्टर हुआ पूरा फाइनल, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर था तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चैप्टर मिल जाते हैं। और चलो अब इसके आगे करते हैं इसके क्वेश्चन, और जो कि मैं इसके साथ चैप्टर के क्वेश्चन कराते जाती हूँ, और इसके बाद मैं संपूर्ण ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ क्या, लास्ट वाला था ये चैप्टर कक्षा 7 की ज्योग्राफी का, तो इसके क्वेश्चन आंसर रहेगा, बस वो करा दूँ, फिर आपका ये चैप्टर हुआ फाइनल और कक्षा 7 की ज्योग्राफी हुई फाइनल। इसके बाद मैं पूरी संपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर फिर से रिपीट करवाऊंगी, तो जो ये वाली वीडियो पूरी देखिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी लगाइए सारे। चलो, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, मैंने पहले ही बताया था, दक्षिणी में नहीं है, पश्चिमी नहीं है, सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा एक ठंडा नहीं, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है एवं गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा गर्म रेगिस्तान है एवं लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं कौन? ईसाई एवं मुसलमान नहीं है, ईसाई एवं बुद्ध नहीं है, बुद्ध एवं मुसलमान हैं। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी बुद्ध एवं मुसलमान हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, मठ भी बताया था वो। एवं रेगिस्तान की विशेषता है अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पण नहीं, विरल वनस्पति। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति। आप लोग बोलेंगे विरल वनस्पति क्यों है? अधिक वर्षा तो होती नहीं रेगिस्तान में, अल्प जलवाष्पण तो होता नहीं, क्योंकि वर्षा ही नहीं होती तो कहाँ से होगा, तो विरल वनस्पति ही हो सकता है। ठीक है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किस लिए? चर्च के लिए नहीं, मंदिर के लिए, बौद्ध मठ के लिए। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है बौद्ध मठों के लिए। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, मैंने अभी बताया था ना दोस्तों। मकई मिस्र में प्रसिद्ध नहीं है, गेहूँ मिस्र में प्रसिद्ध नहीं है। मिस्र एकमात्र फसल के लिए प्रसिद्ध है, वो है कपास। मिस्र में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा चैप्टर हुआ फाइनल। हम पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी लगवा दिए। अभी संपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर लगवाएंगे दोस्तों। लास्ट में लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पूरा चैप्टर देखा, पूरी एनसीईआरटी में इसी प्रकार से पढ़ा रही हूँ पहले चैप्टर। अगर उस चैप्टर में पूरा संपूर्ण नहीं हुआ तो अगली वीडियो देख लीजिए, लाइन बाय लाइन वीडियो डली है, तो आप जाकर देख लीजिए इसी चैनल पर। और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, जिससे आगे और अच्छी तरह से पढ़ाने की वीडियो डालूंगी मैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।